Student of class 11, कैसे हो? Fine. In the part A of the laws of motion, which is the basics, I sent several videos of my own about the concept of forces, Galileo's concept, inertia, first law of Newton's motion, momentum means linear momentum, second law of Newton's motion, impulse, application of the impulse, third law of Newton's motion, its application, and after that conservation of linear momentum and its application in recoil velocity, and after that equilibrium of concurrent forces. I hope that you are not having any kind of problem in these basics. I hope so. First law मालूम है क्या है? If an object is at rest, it will remain at rest. If it is in motion, it will continue to move in a straight line with a uniform velocity unless expelled in a straight line with a uniform velocity unless external unbalanced forces are applied on it. तो सब तो मालूम है उसका फिर एप्लीकेशन उसका सेकेंड फॉर्म क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन का in the absence of any external unbalanced force the acceleration on the object is zero or means object is unaccelerated ये सब तो मालूम है तुमको उसके बाद मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या है क्वांटिटी ऑफ मोशन सेकेंड लॉ कहाँ से आता है लीनियर मोमेंटम टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force and change takes place in the direction of applied force उसके बाद फिर वो impulse आता है impulse J is equal to F into T is equal to change in momentum उसका application when the ball is coming from the certain height then player or the cricket fielder lowers the hand towards the body to reduce the retarding force on the hand हाथ में चोट नहीं लगे उसके लिए बॉल को पकड़ के नीचे की ओर लेके आता है वो सब एप्लीकेशन चाइना वेयर का एप्लीकेशन चाइना वेयर को कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं so several examples are also there or the application then comes to the third law in case of third law also to every action there is an equal and opposite reaction and action and reaction never be on the same object ठीक है इसका भी एप्लीकेशन हम लोग बहुत सारा देखें स्विमिंग कर रहा है कोई आदमी तो कैसे स्विमिंग हो रहा है कैसे हम वॉक कर रहे हैं इफ़ वी आर गोइंग टू वॉक देन वी हैव टू प्रेस द ग्राउंड इनक्लाइंटली उसका कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होता है फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या था याद होगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड मीन्स इवेंट से पहले का टोटल लीनियर मोमेंटम इवेंट के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं और रिकॉइल वेलोसिटी वाला एग्जांपल गन वाला एग्जांपल मालूम ही होगा देन कम्स द इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस कैसे फोर्स इक्विलिब्रियम या कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है डिफरेंट फोर्सेस है तो कैसे इक्विलिब्रियम में आता है उसका कंडीशंस ये बेसिक था पार्ट ए का ठीक है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए में जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या क्या है ये सब क्लास 9 में तुम लोग पढ़ चुके हो ये सब का एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ आता है क्लास 11 मीन्स एडवांसमेंट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट ए का एक्स्ट्रा क्वेश्चन चीज़ को ध्यान से समझना अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो आप लोग नहीं पढ़े जैसे पहला फर्स्ट इम्पल्स जिसको जे से डिनोट किया जाता है विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ये सेकेंड लॉ से हम लोग को मालूम है क्वेश्चन ये है टू प्रूव J is equal to P2 minus P1 जहाँ पर P और P1 P2 क्या है फाइनल इनिशियल एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इम्पल्स मोमेंटम
थ्योरम, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हमको प्रूव करना है। हम लोग को कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन तो हमको मालूम है, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अगर ये मालूम है, जो हम एक अलग ही टॉपिक था मैथमेटिकल टूल्स का, उसका यूज़ करके करेंगे तो इट विल बिकम मोर ईजियर। कैसे करेंगे? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन वी नो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जहाँ क्या है डी पी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसे हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, एरो मार्क मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोनों का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में एफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर मोमेंटम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल लीनियर मोमेंटम है p1 और फाइनल है p2, ठीक है। और टाइम यहाँ क्या है? 0 to t, डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर f कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट कर दिया dt को 0 to t इज इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन करना है, p1 लोअर लिमिट p2 अपर लिमिट, f dt का इंटीग्रेशन t, जैसे dx का होता है x, dy का होता है y, तो यहाँ इसका हो गया t, अपर लिमिट लोअर 0 अपर t, यहाँ पर dp का हो गया p, लोअर लिमिट p1 अपर लिमिट p2, दैट इज इक्वल टू f, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 मीन्स t इज इक्वल टू, यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट होता है p2 माइनस p1 इज इक्वल टू, जो वेक्टर है उसको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखते हैं। f इंटू टी क्या होता है? इम्पल्स, इसी को बोलते हैं इम्पल्स, दैट इज इक्वल टू p2 माइनस p1। यही हमको प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन related to the impulse also, show that area under force time graph is equal to the impulse of a force. Now किस तरह का फोर्स? पहला F is constant फोर्स लगा है, और दूसरा केस है F is variable। ठीक है, दोनों केस हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर f कांस्टेंट है, किसी एक केस में हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर t और इधर f, x और y ग्राफ प्लॉट किए, तो ये ग्राफ फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स टाइम के अनुसार कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो ग्राफ मेरा कैसा आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? मान लेते हैं यहाँ तक t है, तो यहाँ पर हमको इतना दूर का इम्पल्स निकालना है, या हम इसका एरिया निकालते हैं पहले। O, ये पॉइंट का नाम दे दिए A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B, इस पॉइंट का नाम दे दिए C। तो अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल OABC, तो क्या होगा मेरा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स OA इंटू AB। OA मान लेते हैं ये T है, और AB कितना है? AB उतना ही है जितना OC है, तो AB इज इक्वल टू OC इस ग्राफ में। तो यहाँ हम OC लिख दे रहे हैं, तो T इंटू OC कितना है? OC ये कांस्टेंट फोर्स था, कुछ 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी कांस्टेंट, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज योर F। तो यहाँ पर क्या आया? F इंटू टी, दैट इज योर इम्पल्स। तो एरिया हम निकाले, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स आ गया, इसका एरिया पर्टिकुलर। अगर फोर्स
कॉन्स्ट यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं 5 न्यूटन, 5 5 5 5 5। अगर ऐसा होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 फिर 5 4 ऐसा वेरिएबल होता है तो क्या होता है? तो उस केस में हम लोग फिर यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उस डेटा को लेके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ मेरा t इधर लिए और f इधर लिए, ये x ये y, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वो उसी डेटा को लेकर एक ग्राफ प्लॉट किए। मान लेते हैं मेरा ग्राफ ऐसा आया, ऐसा ग्राफ है। ये तो ट्रायंगल नहीं लग रहा है, ना रेक्टेंगल ना ट्रायंगल, तो हम इसका इम्पल्स या इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पर भी वेरिएबल केस होता है तो हम छोटा सा एक स्ट्रिप ले लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप, ऐसा स्ट्रिप लिए। इस स्ट्रिप का कुछ नाम दे दिए, जैसे ये स्ट्रिप है जैसे A B C D, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है। ये क्या हुआ? एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का नाम क्या हम दिए हैं? ABCD, जो कि इतना छोटा है कि ये एक रेक्टेंगल जैसा फील हो रहा है। अगर D और C एक ही पॉइंट बहुत नजदीक है तो वो लगभग रेक्टेंगल जैसा फील हो रहा है। तो ये जो एरिया निकलेगा, दैट एरिया इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का, तो लगभग ये AB इंटू BC, इस तरह का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हुआ? एरिया। तो यहां पर हम लोग एरिया इज इक्वल टू, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका एरिया, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप इज अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल है। कैसा है? अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगल, एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं होता, इसीलिए C और D बहुत नज़दीक है। तो इस केस में AB मान लेते हैं, AB कितना है? छोटा टाइम है dt, यहाँ से यहाँ dt टाइम है, तो वो उसका लेंथ हो गया, दैट इज dt इंटू ये मान लेते हैं BC या BD। अभी हम बोले C और D बहुत नज़दीक है तो इसको हम लोग F लेके चलते हैं, तो ये हो गया F इंटू dt। तो ये एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कितना आया? F dt। तो जो कि F इंटू dt जो कि छोटा इम्पल्स के बराबर है, मीन्स छोटा इम्पल्स dj। अगर x हम लोग बड़ा को लिखते हैं तो छोटा को क्या लिखते हैं? dx, y dy, इसीलिए छोटा इम्पल्स को हम dj से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये क्या हुआ? एरिया F इंटू dt। लेकिन अभी हम लोग को पूरा का निकालना है, ये तो छोटा का एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, उसको निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये J इज इक्वल टू, ये टाइम हम कहाँ से लेंगे? 0 से लेकर ये मान लेते हैं T तक है, तो 0 to T, दैट इज F इंटू dt। तो इम्पल्स वेरिएबल केस में कैसा हुआ? ये टोटल इम्पल्स that is also equal to area under this particular graph, and which is equal to the integration of f dt 0 to t. Okay. Third extra question is that out of 3 laws given by the Isaac Newton, which one is the real law? Now out of this, second law is the real law. Now why? Because first law is contained in second law. इसको दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं, सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं, एंड थर्ड लॉ is also contained in second law.
नाउ कम्स द क्वेश्चन हाउ, कैसे ये होता है। अब पहले हम स्टेप 1, द फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ, ये हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग को मालूम है फ्रॉम द सेकेंड लॉ का जो कंसिक्वेंस है, कंसिक्वेंस ऑफ द सेकेंड लॉ क्या है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स का क्वांटिफिकेशन एम इंटू ए। नाउ in the absence of any external unbalanced force, कोई फोर्स अगर नहीं लगा, दैट एफ इज इक्वल टू जीरो। अब ये एफ इज इक्वल टू एम ए था, एफ जीरो हो गया, दैट मीन्स एम इंटू ए इज ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो। अब m इंटू ए जब जीरो होगा तो इसमें देखिए मास और एक्सेलरेशन, मास कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो। सो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट इज द फर्स्ट लॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ। यही तो बोलता है, अगर ऑब्जेक्ट पर कोई तरह का फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगा, दैट इज द फर्स्ट लॉ। अब ये तो हुआ कि सेकेंड लॉ से चले थे, फर्स्ट लॉ में आ गए। अब क्या है, स्टेप 2, अब सेकेंड लॉ से चल के थर्ड में आ रहे हैं। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट मूव करके कोलाइड कर रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट कोलाइड किया है। ये कोलाइड करने का मतलब क्या है, ये इस पर फोर्स लगा है, ये इस पर फोर्स लगा है, इंटरैक्शन, कोलिजन इसी को बोलते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो सेकेंड पर लगाया है फोर्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड पर फोर्स जो लगाया है, दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। सेकेंड लॉ से हमको मालूम है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है सेकेंड पर जो फोर्स लगाया है, दैट इज, तो यहां P2 होगा। सिमिलरली F2 सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं dP1 बाई dt। यही कंसेप्ट है सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ यही बोलता है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अब ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 1 to 2 प्लस F2 to 1 इज इक्वल टू डी, इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई dt। अब कोई इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, मतलब क्या है, ये दोनों का सम जीरो हो जाएगा, F1 to 2 प्लस F2 to 1 जीरो। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 to 2 is equal to minus of F2 to 1, that is the third law। To every action there is an equal and opposite reaction। जितना फोर्स वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पर लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर लगा रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा है, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर है। यहाँ से हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट भी जीरो होगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई dt। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे। नाउ आप लोग सब पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। क्या था कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। ये हम लोग को मालूम है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम।
इसका प्रूफ भी हम लोग एक वीडियो में देखे थे जो हम भेजे थे कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट है मास और ये फिर कोलिजन होता है, फिर अल्टीमेटली M1B1 वो लेके प्रूफ, लंबा प्रूफ था ना। अभी हम लोग कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे इसका, मैथमेटिकल टूल का यूज़ करके। तो मैथमेटिकल टूल का यूज़ करके हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे? फ्रॉम सेकेंड लॉ वी नो that f, just now we have in the question number 4 1 to 2 plus f 2 to 1 आया था। अभी दो फोर्स को ऐड कर दिए थे तो मेरा कितना आया था, d by dt ऑफ p1, पहले p2 लिख देते हैं उसके बाद p1 लिखेंगे, p2 प्लस d by dt ऑफ p1। तो इसको हम लोग d by dt को कॉमन ले लेते हैं, d by dt ऑफ p1 प्लस p2 इतना था। जहाँ वेक्टर है उसका वेक्टर का साइन दे देते हैं। अभी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है टोटल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो मीन्स ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हुआ, तो ये क्या बचा, d बाई डी टी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलस मेथड से हमको मालूम है डिफरेंशिएशन का कि अगर डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ का 0 है, इसका मतलब बोल सकते हैं P1 प्लस P2 किसका 0 होगा? ये डेफिनेटली ये कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1 P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स अगर और भी होता मोमेंटम तो P1 P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स टोटल लीनियर मोमेंटम for isolated system is equal to constant। यही हमको प्रूफ करना था, सिंपल प्रूफ है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यही हमको प्रूफ करना था।